ओके बेटा, ध्यान दो सब लोग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरे पार्ट की तरफ आपके हीट ट्रांसफर के, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। अगर आपको याद होगा, हीट ट्रांसफर हम लोग ने जब शुरू किए थे टॉपिक, है ना। अब हीट ट्रांसफर किसका टॉपिक है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर आप रिकॉल करो पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले पर आपने क्या पढ़े थे? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, और अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर आया था हमारा थर्मल एक्सपांशन, इसमें हम लीनियर एक्सपांशन, एरियल या सुपरफिशियल एक्सपांशन बोलते हैं, फिर वॉल्यूम एक्सपांशन, उसके बारे में पढ़े। फिर हम लोग आए थे काय में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी या कैलोरीमेट्री, उसके उसी से जुड़ा हुआ आगे का पार्ट कैलोरीमेट्री। काफी बड़ा पार्ट टॉपिक रहा और आपने देखा काफी इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या स्टडी करे बेटा? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मैंने कहा वो 3 पार्ट्स में है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन हो चुका है और उसमें भी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स देखे, अलग अलग सिचुएशन देखे। कन्वेक्शन में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट छोटा सा था, हमने फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन देखा। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेडिएशन। रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर मॉड्यूल में देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेडिएशन पर है ना। इवन आपके ये पार्ट जो स्टेट बोर्ड में आते हैं, है ना, जैसा कि आप अगर स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखेंगे उस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, है ना। हमारे एनसीईआरटी में कैसा है? ओनली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मगर स्टेट बोर्ड में कैसा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो यहाँ जो भी चीजें आने वाली है, यहाँ जो डेफिनेशंस आने वाले हैं, ये तुम्हारे को स्टेट बोर्ड के लिए भी कैसा है? इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कभी कभी इसको इसके साथ ही मर्ज कर दिया जाता है रेडिएशन के साथ ही, मगर हम उसको एज अ डिफरेंट टॉपिक तौर पे पढ़ेंगे। छोटा सा एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक दिन का रहेगा वो भी, है ना, वो भी देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन, अब जब रेडिएशन पढ़ेंगे उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? रेडिएशन के पार्ट में पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, और इसी के अंदर कुछ छोटे मोटे डेफिनेशंस भी रहेंगे। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। अब देखो किरचॉफ्स लॉ, अभी थोड़ी देर पहले आपने किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी सुने थे कंडक्टर के लिए, वो अलग है, वो अलग है, वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है ना। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, वो अलग है, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन है और उसका प्रूफ, और साथ में आपको आखिरी एक टॉपिक पढ़ना है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। इसमें 2-3 टाइप के आपको डेरिवेशंस देखने हैं और हमारे लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। क्या है कैसे, बारी बारी से देखेंगे। पहले हम आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे। चलिए इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं व्हाट इज रेडिएशन। देखो कैसा है, आपने कंडक्शन पढ़ा, आपने कन्वेक्शन पढ़ा। कंडक्शन में क्या होता है ना, आप एक रॉड के हिस्से को गर्म करते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऑसिलेट करता है, फिर वो अपनी एनर्जी बाजू वाले को ट्रांसफर करता है, फिर वो भी अपने आप एनर्जी बाजू वाले को ट्रांसफर करता है। ऐसा करते 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 वो आगे तक की आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीट का ट्रांसफर होता है, हाँ या ना, है ना। कन्वेक्शन में क्या देखे आपने? पार्टिकल्स माइग्रेट करते हैं, है ना। गर्म होने पे थोड़ा डेंस रेयर हो जाता है तो ऊपर चला जाता है, फिर डेंसर जो हैवियर है वो नीचे आ जाता है, फिर गर्म होने पे रेयर हो जाता है तो फिर ऊपर चला जाता है, फिर डेंसर जो है वो नीचे आ जाता है। तो देखो इन दोनों में मैटर का होना जरूरी है, एक में ऑसिलेट करने के लिए और एक में माइग्रेट होने के लिए मैटर का होना जरूरी है। मगर तुम एक बात सोचो, जरा सोचने वाली बात है, सूरज की रोशनी यहां तक पहुंच रही, रोशनी या गर्माहट भी पहुंच रही, और गर्मी के मौसम में तो उस गर्माहट को बहुत प्यारी तरीके से फील भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अब तुम ये सोचो, इतनी सारी गर्मी यहाँ पहुंच रही, इतना हीट रेडिएशन यहाँ पहुंच रहा है सूरज का, जबकि हम लाखों किलोमीटर दूर है उससे, तो भैया रास्ते में तो कोई मीडियम नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ रास्ते में कोई मीडियम है, पार्टिकल से तो दर 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 ऑसिलेट करने लग जा रही, ऐसा है क्या? नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि अर्थ का कोई पार्टिकल है वो ठंडा था, इधर का गर्म है तो इधर आके ऐसा आ जा रहा, फिर ऐसा रिप्लेसमेंट चालू है, ऐसा हो रहा क्या कुछ? बिना इसके भी साला हीट तो यहाँ तक पहुंच रही। मतलब ये कोई ना कोई एक ऐसा तरीका है जिसको यहाँ हीट को ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत, कई बार समझे। तो ये जो मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए आपको मीडियम की जरूरत नहीं है, हीट जो ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। हम इस तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या कहते हैं? आपका आपका जस्ट रेडिएशन, है ना। चलो मैं यहाँ इस चीज को लिखता हूं,
द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in the form of electromagnetic wave is called as radiation. Since conduction and convection require medium to propagate since conduction and convection require medium to propagate since नहीं आना चाहिए just conduction and convection since काट दो conduction and convection require medium to propagate but electromagnetic wave being medium independent radiation does not require any medium for its propagation. Radiation does not require any medium for its propagation. This is the fastest mode of transfer of heat. ये हीट ट्रांसफर का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोड है, एमसीक्यूज में आता है। हीट ट्रांसफर का ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोड है। इन वैक्यूम इट्स स्पीड इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप शायद अच्छी जानकारी रखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। और असल में ऐसा है कि लाइट खुद एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कई अलग अलग टाइप की किस्में हैं, उसमें से एक ये किस्म है रेडिएशन। समझाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अलग अलग किस्में हैं, उसमें से एक क्या है, रेडिएशन, हीट रेडिएशन जिसको कहेंगे। लाइट रेडिएशन अलग होता है, हीट रेडिएशन अलग होता है। तो हीट रेडिएशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसको स्पेस में ट्रैवल करने के लिए या वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ, लिख लो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन या फिर थर्मल रेडिएशन, सबसे सही वर्ड थर्मल रेडिएशन, क्योंकि जब वर्ड रेडिएशन बोलते हैं तो उसमें लाइट रेडिएशन भी आ जाता है। ओके बेटा, रेडी? सॉरी, कौन सी लाइन? ये फॉर इट्स प्रोपोगेशन होना चाहिए था, प्रोपोर्शन हो गया वो, प्रोपोगेशन, आगे बढ़ने के लिए।
चलो देखो फर्दर। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इमेजिन करूं, रैंडम मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे ये रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ओके, रैंडम है, उस पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट उस पे इंसिडेंट है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट होता है, यहां तीन प्रोसेस होते हैं। क्या होता है? उसका कुछ हिस्सा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ हिस्सा यहां पे ट्रांसमिट हो जाता है ना। देखो, ट्रांसमिशन अलग है, एमिशन अलग है। एमिशन में क्या होता है कि बॉडी भी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। बॉडी पहले अपने आप को उसको हीट को एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल करती है ना। जैसे हम गर्मी के मौसम में काले कपड़े पहन के निकलते हैं और हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है इसकी वजह से, तो उसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ पर, है ना, उसके पीछे रीजन है एमिशन। जो काले कपड़े पहले क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले आप उसको, बहुत अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो एब्जॉर्ब करने के बाद उनका खुद का भी टेम्परेचर बढ़ जाता, फिर वो चारों तरफ हीट को इमिट करते हैं। तो वो हमारे बॉडी स्किन पर भी इमिट करते हैं, बाहर भी इमिट करते हैं, तो इसीलिए गर्माहट ज्यादा फील होती है। आई बात समझे? तो अगर हम लोग कहेंगे कि ठीक है, देखो यहाँ पर आप जो हीट इंसिडेंट कर रहे थे उसका तीन तरह से इस्तेमाल हो रहा था, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि अच्छा, टोटल हीट आपने जो इंसिडेंट किए तो उसका तीन तरह से इस्तेमाल हुआ। सम पार्ट ऑफ हीट गेट्स एब्जॉर्ब, सम पार्ट ऑफ हीट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ हीट गेट्स ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिशन में हीट बिल्कुल भी वो रखता नहीं है। जैसे अगर एक अच्छा कांच लिया, अगर ग्लास, ग्लास बोलते हैं ना अपन, कांच, एक अच्छा कांच है अगर, तो ऐसा होना चाहिए आइडियली कि अगर उसमें से लाइट इंसिडेंट या हीट इंसिडेंट आ रही है, तो वो आप जब अगर बैठे, मान लो वहां दीवार में पूरी कांच लगी हुई है और अच्छे लेवल का, अच्छी क्वालिटी का कांच है मान लो, और अपन यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने पर धूप पड़ेगी। अपन जब बैठेंगे तो अपने धूप की चटके बैठेंगे, गर्माहट लगेगी आपको बहुत ज्यादा। मगर जब आप कांच को हाथ लगाकर देखोगे तो आपको वो कांच उतना गर्म नजर नहीं आएगा। या मैं थेरोटिकली अगर बोलूं तो कांच ठंडा रहेगा। थेरोटिकली अगर मैं बोलूं तो क्या रहेगा, कांच ठंडा रहेगा। मतलब क्या क्या, वो हीट जो उसको मिली थी उसने अपने पास रखा क्या? नहीं, उसने पूरा का पूरा आगे ट्रांसमिट कर दिया। मैं थेरोटिकली बोल रहा है ये वर्ड, याद रखो, थेरोटिकल, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली हाथ लगा के देखो सर, हमने तो हाथ लगा के देखे घर के कांच को, है ना, वो तो गर्म था। तो हल्का फुल्का गर्म होता है, मगर जितने चटके आपको यहाँ बैठ रहे थे उतने ही कांच पे चटके नहीं लगेंगे। हाँ, अलग बात है, वो कांच है, अगर नहीं, कांच नहीं है, ग्लास नहीं है, वो प्लास्टिक है या उसके अंदर फाइबर मिक्सड है, तो फिर वो मामले बदलते जाएंगे। क्वालिटी क्या है, उस पर सब चीजों पर मैटर करता है। तो वैसे ही, तो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो मैं बोलूंगा क्यू ए क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। क्यू आर क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड। क्यूटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड। देखो ये नॉमेनक्लेचर्स आ गए। और कैपिटल क्यू क्या है, टोटल, हो गया, नहीं लिखा नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। ये है टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। अब आप क्या करेंगे, ये जो कैपिटल क्यू इस साइड है उसको पूरा इधर लेके चले जाएंगे, तो हर एक के साथ डिवीजन में आ जाएगा। 1 = QA/Q प्लस QR/Q प्लस QT/Q। ओके, मैंने क्या देखा, ये जो कैपिटल क्यू है इधर एलएचएस में था, या फिर मैं बोलूंगा पूरी इक्वेशन को कैपिटल क्यू से डिवाइड कर डाला। तो Q/Q 1, QA/Q, QR/Q एंड QT/Q। अच्छा ठीक है, चलो माना कि हमारे पास ये इक्वेशन ऐसी बन के आई है। अब यहां पर
मैं देखूंगा कि ये जो क्यू ए अपॉन क्यू आया है ये क्या चीज है। इसको तो हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बट मैं आगे लिखूंगा क्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू स्मॉल ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या चीज है बेटा? ये वो बताता है, एक ऐसा वैल्यू है जो बताता है कि भैया हमने तुम्हारे पास इतनी हीट इंसिडेंट किए थे और तुमने इतनी हीट उसमें से एब्जॉर्ब कर ली। अब ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। मान लो कि किसी के कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने कुछ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं किया। किसी ने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 0.25 आई है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी 1/4 वैल्यू जो हीट इंसिडेंट हुई थी ना, समझ में आ रहा है ना आपको, उसकी 1/4 वैल्यू उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अगर किसी की कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 0.5 आई है, इसका मतलब क्या? जितना उसमें हीट इंसिडेंट किया था उसका हाफ पोर्शन उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। आई बात समझ में आपको? तो भाई ठीक है, इसी तरह से ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और क्यू आर अपॉन क्यू, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यू टी अपॉन क्यू स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, गॉट दैट। तो अगर ऐसी बात है तो ये ऊपर वाली इक्वेशन अब कैसी लिखी जा सकती है? तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ए प्लस आर प्लस टी इक्वल्स टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, किसी भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसकी कुल मिला के वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आई बात समझ में आपको? है ना? अब यहां पर से फिर आता है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, एक आता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, एक आता है परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी। ऐसे करके 3 कैटेगरीज आते हैं। पहले ये लिख लो, चलो इतना पार्ट लिख लो आप। तो हमारा अगला टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, सब लोग ध्यान दो बेटा, फोकस सबका इधर होना चाहिए। ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे पहला सवाल हमारे लिए आता है कि व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? तो हमारे पास सवाल आया कि व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसे कहा जाता है? बोले जो पूरी तरह से काली होगी उसे कहा जाता होगा। अरे नहीं रे बाबा, देखो क्या हुआ, एक बॉडी पे जो आप हीट इंसिडेंट कर रहे थे उसके 3 काम हो रहे थे। क्या? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसपे आप हीट इंसिडेंट करते हो, वो पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जरा सी भी हीट को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ना ही जरा सी भी हीट को वो ट्रांसमिट करता है, तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहां पर अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स completely the total amount of heat incident
on it is called as perfectly black body, is called as perfectly black body। एक ऐसी बॉडी जिसमें जो हीट आप इंसिडेंट करते हो वो पूरी की पूरी हीट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने कितनी हीट इंसिडेंट किया था, कैपिटल Q, वही हीट क्या हो गई, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, है ना। तो क्यू ए और क्यू कैसा है, सेम है। तो मैं यहां क्या लिख सकता बेटा फिर, देयरफॉर क्यू ए अपॉन क्यू, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, 1 होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। ओके चलो मान लिया। बोले फिर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है बेटा, 0। क्योंकि भैया वो क्या करता है, जरा से भी हीट ट्रांसमिट नहीं करता, जरा से भी हीट रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसको जो हीट मिली थी उसको पूरी की पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा कोई इसका एग्जाम्पल है क्या, देखो नेचुरली देखा जाए, नेचुरली ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो 100% परफेक्टली ब्लैक हो, कोई भी बॉडी नहीं है। कुछ भी आप कर लो, आप कहीं ना कहीं वो क्या करता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है, मेजर पोर्शन एब्जॉर्ब करता है, मगर थोड़ा सा ट्रांसमिट और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करता ही है। मगर फिर भी नेचुरली सबसे नियरेस्ट अप्रोच क्या है, नेचुरली नियरेस्ट अप्रोच इज लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक, है ना। लैम्प ब्लैक क्या है, ये लैम्प की कालिक, लैम्प मालूम है ना, हाँ, वो जो पहले मतलब कंदील जाते ना, जब लाइट चली जाती थी, आज तो एलईडी के जमाने है ना, वो पहले ऐसा यूं कंदील है, गुमनाम है कोई करके, है ना, लेकिन घूमते थे। और आपने अगर होगा ऐसा नोटिस किया होगा तो आप उसके ऊपर से हाथ रखते और उसका काला काला यहाँ पर जमा हो जाता था, लेकिन ये तमाशे हर किसी ने किए होंगे। आपने जब देखे होंगे छत के ऊपर काला काला जमा हो जा रहा, तो वो जो काला काला जमा हो रहा ना, उसी को बोलते हैं लैंप ब्लैक। ओके, तो ये जो होता है ये सबसे नियरेस्ट अप्रोच है, ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आपने बर्तनों को भी देखे होंगे वो काले काले हो जाते, है ना, और उसको साफ भी नहीं करते, कई बार क्या बोलते हैं, रहने दो उसको, अच्छा है कि वो हीट अच्छे से एब्जॉर्ब करता है वो। तो लैंप ब्लैक क्या करता है, अच्छी खासी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर ये तब भी तकरीबन कहा जाए तो ये 90 to 95% ही है बस, ये 100% है ही नहीं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो फिर आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई, है ना। दूसरा क्या है, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी अभी थोड़ी देर में आप पढ़ने वाले हैं, ये बनाने की कोशिश की गई, मगर ये भी 100% परफेक्टली ब्लैक नहीं बन पाए। इट्स अप्रोक्सीमेशन वॉज 97% के आसपास, मतलब जो टोटल हीट आपने इंसिडेंट किए उसका 97% के अराउंड उसे हीट एब्जॉर्ब कर दी, मगर अभी भी 3% का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन के फॉर्म में लॉस हो रहा है। आई बात समझ में आपको, तो ये दो इसके एग्जाम्पल्स है। अब एक काम करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेंगे अपन परफेक्टली ब्लैक बॉडीज के। प्रॉपर्टीज, इट एब्जॉर्ब्स ऑल हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, उस पर जितनी भी हीट रेडिएशन आप इंसिडेंट करते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन A equals to 1, it's
its coefficient of reflection and transmission is 0। बातें मत करो रे नालायको, इस पे ध्यान दो कम से कम। फोर्थ, a good absorber is a good emitter। Hence, coefficient of emission of perfectly black body is also 1। यूनिटी कर डालता हूं मैं। E equals to 1। At any temperature, coefficient of emission of perfectly black body will be greater than emissivity of any other body। emissivity of any other body, प्रॉपर्टीज कह दिए मैं कि जिसपे जितनी भी हीट इंसिडेंट करते हुए एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन 0 है। एक अच्छा एब्जॉर्बर एक अच्छा एमिटर होता है, एक अच्छा एब्जॉर्बर एक अच्छा एमिटर होता है। इसी वजह से गर्मी के मौसम में काले कपड़े पहन के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अच्छी एब्जॉर्ब कर रही है वो हीट है ना, और वो अच्छा एमिट भी कर रहा है, तो इसीलिए। और उसमें ये कहा है कि जिसका जो अच्छा एमिटर होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ, जैसा कि जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब किया था उसने पूरी की पूरी हीट इमिट कर दिया, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन उसका क्या हो जाता है 1। किसी भी टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ब्लैक बॉडी का वो ज्यादा रहेगा आपके एक ऑर्डिनरी बॉडी के हिसाब से। बोले क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा हीट इमिट भी करता है, अगर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो सबसे ज्यादा बॉडी हीट भी इमिट भी करेगा। तो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर हीट कम एब्जॉर्ब करता है, तो हीट का एमिशन भी क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? ओके, लिख लो फटाफट। अब हमारा टॉपिक आता है वेर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वेर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वेर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसी होती है? वेरी ने सोचा मेरी क्लास खत्म करने दो, उनको चिल्लाने दो, क्लास खत्म करने दो, तुम क्यों इतना लोड ले रहे? वेर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखो एक बॉडी है इस तरह से, उन्होंने कैसा बनाया, उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी बॉडी डिजाइन करता हूं जो पहले 100% हीट एब्जॉर्ब कर ले।
तो उसके लिए उन्होंने एक हॉलो स्फेरिकल डबल वॉल्ड स्फेरिकल शेल लिया। हॉलो, अंदर से खोखला, डबल वॉल्ड स्फेरिकल शेल, इसमें एक ओपनिंग दी है उन्होंने। ओके, यहां पर जो गैप था उसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डाला गया, यहां इंसुलेटिंग मटेरियल डाला एग्जैक्ट इसके सामने, ओपनिंग के एग्जैक्ट सामने, ओपनिंग के एग्जैक्ट सामने एक कोनिकल अपर्चर दिया गया, कोनिकल अपर्चर। और फिर अंदर का जो हिस्सा था उसे एक लैंप ब्लैक से कोट किया गया, है वो ब्लैक मगर मैं ब्लू से कोट कर रहा हूं, तो ये इसको लैंप ब्लैक से कोट किया गया, लैंप ब्लैक। ठीक है, कोनिकल अपर्चर, डबल वॉल्ड स्फेरिकल शेल। ओके, अब होगा क्या कि यहां से हीट रेडिएशन इंसिडेंट होगी। मैं क्या देखता हूं कि यहां से हीट रेडिएशन इंसिडेंट होती है, तो मैं ये देखता हूं कि हीट रेडिएशन इंसिडेंट होती है। अब ऐसा है कि कोनिकल अपर्चर बनाने का मकसद क्या था। फेरी ने सोचा कि अगर ये प्लेन, मैं अगर सरफेस को स्मूथ रखता हूं अगर, तो पॉसिबिलिटी कि हीट रेडिएशन ऐसी आएगी और टकरा के वापस चले जाएगी, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होके वापस जाएगा। तो बोले ये ना होने दूं मैं, इसीलिए क्या करा मैंने कि भैया इसको कोनिकल अपर्चर रखा, ताकि वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसा जाए, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर वो ऐसा जाए, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसा जाए, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसा जाए, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये लगातार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद आपके हीट को तो एब्जॉर्ब होना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा था कि भाई पूरी लैम्प ब्लैक है, लैम्प ब्लैक सबसे अच्छा एब्जॉर्बर माना जाता है, मैंने उसको बाहर हीट को एस्केप होने का मौका ही नहीं दिया। तो मैं ये सोच रहा हूँ, फेरी ने सोचा कि जो हीट एब्जॉर्ब हो, जो हीट एंटर कर रही है वो पूरी की पूरी यहीं एब्जॉर्ब होकर रह जाएगी ना। मैं अगर वॉल को बाहर से अगर हाथ लगा के देखूंगा तो पूरा ठंडा रहेगा, है ना, और अंदर पूरा गर्म हीट रेडिएशन कैद हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। मगर फिर भी इतना तामझाम किए बाद भी ये 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया, है ना। कहते हैं कुछ कुछ किताबों में 97, कुछ किताबों में 98%, अलग अलग किताबें बोलते रहती, अराउंड 97% का इसमें हीट एब्जॉर्प्शन हुआ। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ, है ना, थोड़ा सा ट्रांसमिशन हुआ, मतलब वो फिर भी अच्छा 100% एब्जॉर्बर नहीं बन पाया। तो कहने का ये क्या तात्पर्य है कि भैया पूरे अगर अर्थ में देखा जाए कि हम लोग जो नेचुरली देखते हैं, आर्टिफिशियली देखते हैं, कोई भी 100% एब्जॉर्बर नहीं है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरली ना आर्टिफिशियली, 100% तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या है, लीकेज आ ही रहा है। आई बस हमने वेरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन में जो मैंने आपको बताया बस वही डबल वॉल रहता है, उसके सामने कोनिकल अपर्चर रहता है। नोट्स आपको दूंगा मैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ अटैच्ड आएगा रेडिएशन, तो उसके अंदर आपको वो पूरा कैसे लिखना है समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, मेरे एग्जाम में भी आया था, है ना, जब 2005 में मैंने एग्जाम किया था तब भी आया था, और तुम्हारे इसमें भी आ सकता है। ठीक है, बाकी का देखते हैं बाद में।